हम लोग बात कर रहे हैं बजट की। देखिए, बजट जो है एक ऐसी टर्म है जिसका मतलब होता है कि फाइनेंशियल प्लान, यानी बजट क्या है, बेसिकली एक प्लान है। और किसी भी चीज को हम बजट तब कहते हैं जब वो प्लान जो है किस टर्म्स में एक्सप्रेस्ड हो, मॉनेटरी टर्म्स में, क्वांटिटेटिव टर्म्स में। जब तक आप अपने प्लान को फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं करेंगे वो बजट नहीं है। इसको समझे आप? जैसे मैंने कहा कि मैं इस बार ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो ये कोई बजट नहीं हुआ। मैंने कहा तो बजट का मतलब हुआ प्लान विच हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। अब मैंने कहा कि मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा, ये बजट नहीं है। मैंने कहा इस बार मैं अपना प्रॉफिट 20% बढ़ा दूंगा, ये बजट हो गया। मैंने कहा भाई ज्यादा माल बेचना है, ये बजट नहीं है। मैंने कहा 10 लाख यूनिट बेचने, ये बजट हो गया। यानी कोई भी चीज बजट तभी बनेगी जब आप उसको फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस कर देंगे। तो जब तक आप उसको फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं करेंगे वो बजट नहीं है, वो फिर सिंपल टारगेट है। तो टारगेट एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स इज नोन एज बजट। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि बजट जो है इट इज अ फाइनेंशियल प्लान। बजट जो है वो फाइनेंशियल प्लान है, राइट? तो लिख लीजिए। तो बजट की आगे चर्चा करने से पहले हम लोग जरा दो टर्म्स को समझते हैं कॉस्टिंग में जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक कहलाती है आपकी प्राइम कॉस्ट, दूसरी कहलाती है आपकी ओवरहेड्स। एक कहलाती है प्राइम कॉस्ट, दूसरी कहलाती है ओवरहेड्स। इन दो टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। प्राइम कॉस्ट को हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट। और जो ओवरहेड्स होता है उसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। थोड़ी देर लिखे मत, समझ लें, फिर मैं आपको कहूंगा तो आप लिख लें। प्राइम कॉस्ट यानी जो डायरेक्ट कॉस्ट है, मतलब ये वो कॉस्ट है जो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने ये शर्ट पहनी, इस शर्ट में कितने रुपए का कपड़ा लगा है बड़ी आसानी से आप पता लगा सकते हैं। एक शर्ट बनाने के लिए टेलर 2 मीटर कपड़ा लेता है, कपड़े की कीमत 400 रुपए मीटर है, तो 400 इंटू 2 800 रुपए का कपड़ा लगा है। बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। ये इसकी क्या हो गई? प्राइम कॉस्ट। मतलब जिस कॉस्ट को आप आसानी से पता लगा सकें। अब मैं कहूं जिस शॉप पे या जिस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में ये शर्ट बनी है वहां पर कितना पानी खर्च हुआ होगा, स्टाफ ने कितना पानी पिया होगा, आप नहीं बता सकते। पानी का खर्चा भी मटेरियल है, लेकिन वो आप नहीं बता सकते, वो इनडायरेक्ट मटेरियल। शर्ट देख के थोड़ी बता सकते हैं। कितनी स्टेशनरी खर्च हुई होगी डिजाइन बनाने के लिए, वो सब आप नहीं बता सकते। जो आप आसानी से ना बता पाए वो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। देखो यहां जो इंपॉर्टेंस है ना वो इजीली आइडेंटिफाइबल की। आप देखिए मैंने एक वर्ड इजीली को हाईलाइट किया। अदरवाइज तो आप किसी भी चीज का पता लगा सकते हैं जो आप आसानी से पता लगा पाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरे पास पढ़ने आएंगे, मैं आपको एक बुक दूंगा, वो बुक मेरे को 600 रुपए की पड़ती है। अब कोई मेरे से पूछे भाई बच्चों को आप पढ़ाते हैं, एक बच्चों पे आपका बुक्स का क्या खर्चा आता है, मैं फटाक से बता दूंगा भाई साहब 600 रुपए आता है। वो कहे जी एक बच्चे पर मार्कर का क्या खर्चा आता है जो आप मार्कर यूज करते हैं, या एक बच्चे के ऊपर जो आप स्टेशनरी में रफ वर्क वगैरह करते हैं, पेन वेन अपना यूज करते हैं, उसका क्या खर्चा आता है। मैं को भाई देखो वो तो पता नहीं चलता, कई बार ज्यादा यूज करना पड़ता है, कई बार कम। कई बार क्लास में बच्चे होते हैं वो बहुत चीजें पूछते हैं तो लिख लिख के उनको बतानी पड़ती है, बड़ी इंक लग जाती है। और कई बार बच्चे इतने बढ़िया होते हैं उनको कुछ पूछते नहीं, मेरी इंक लगती नहीं। तो मैं ये कैसे बता सकता हूँ? लेकिन चाहे बच्चे बढ़िया हो, चाहे डाउट पूछे ना पूछे, पर हर बच्चे को मैंने एक किताब जरूर देनी है। एक्चुअली कॉस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड। मतलब घंटों लगा दो तो भी कम, और जिसने इसका ज्ञान हासिल कर लिया उसने कॉस्टिंग सीखी। इसलिए मैं इस पर काफी चर्चा करता रहता हूँ। कई बार बच्चे कहते सर आपने 3 घंटे एक ही बात को बताते रहे, हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब यहां पढ़ने आते हो, ध्यान से सुनो।
हम एडवर्टीजमेंट के लिए कागज यूज करते हैं, स्टेशनरी यूज करते हैं, आपको एनरोलमेंट के लिए फीस रिसीट देते हैं, इतने सारा कागज पत्र मटेरियल खर्च होता होगा। पर अगर कोई पूछे पर बच्चा कितना खर्चा होता है, तो मैं कहूँगा भाई साहब ये तो टाइम लगेगा, मुझे अब 7-8 दिन का वक्त दो, मैं पूरा हिसाब लगाऊंगा, पता लगाऊंगा, फिर कितने बच्चे आते हैं उनसे डिवाइड करूंगा, बता दूंगा, पर मुझे आपको 10 दिन देने पड़ेंगे और 25,000 रुपये खर्च होंगे। वो भाई साहब रहने दो, मुझे नहीं पता लगाना। तो यहां बेटे इंपॉर्टेंस किस बात की है? इजी आइडेंटिफिकेशन, जो आसानी से पता लगा सके। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से सुनिए, बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल हैं और बड़े ध्यान से सुनने, बच्चों को लगता है मैं समझ में आ गया। जो लोग कंपनी सेक्रेटरी बन गए हैं, जो लोग सीए बन गए, अगर उनसे भी आप पूछेंगे ना वो कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप उनको सिखा रहे होंगे। देखो मैं एक और एग्जांपल देता हूं। अब ये तो मैंने आपको डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल का दिया। डायरेक्ट मटेरियल का क्या दिया? जो बुक मैं आपको दे रहा हूं, ये आपको ज्यादा इजी लगा होगा क्योंकि आप पढ़ते हो, आपको पता है हाँ सर से एक बुक मिलती है। अब मैं आपको एक बुक दूंगा, आशीष बोला सर मुझे तो 2 चाहिए, सर 2 चाहिए। मैं भाई साहब 2 नहीं, एक ही मिलती है, दूसरी लेनी है अलग से पैसे देके ले लो। भाई 2 क्यों दूं? नहीं सर मैं घर पे रखूंगा और एक यहाँ लेके आऊंगा, ठीक है ना। ईशान बोला सर मुझे तो 5 चाहिए। मैं क्यों? सर मैं एक वॉशरूम में रखूंगा, सुबह में पढ़ लेता हूँ बैठा बैठा, एक मैं बेडरूम में रखूंगा, एक ड्राइंग रूम में, एक यहाँ रख दूंगा। मैं भैया आपको मैं तो एक ही बुक दूंगा, बाकी 4 के आप 400 ले लो, तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। मैं तो पर बच्चा एक बुक देता हूँ। मेरी बात समझ रहे? तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या हो गया? रफ शीट मेरे पास कागज पड़े, आशीष बोला सर एक दे दो, मैंने ले, सर एक और दे दो, मैंने ले को। तो ये तो कोई हिसाब नहीं है, क्यों आशीष? और ईशान को भी दे दिए, इसका कोई हिसाब नहीं है। ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट। अब और एग्जांपल लो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, अब इस कॉस्टिंग के बैच पे मेरे कितने लेक्चर लगे आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। आप कैलकुलेट करते रहेंगे, सर आपने इसमें 40 लेक्चर लगाए, आपने सर 70 लेक्चर लगाए, तो मेरी जो लेबर है, जो मेरी मेहनत है, वो डायरेक्ट हो गई, क्योंकि वो आप उसका हिसाब इजीली लगा सकते हैं। पर यहाँ और बहुत सारा स्टाफ है जो काम करता है। आपकी क्लास इस वक्त होती है, वो स्टाफ ही नहीं होता। अब उसका खर्चा कैसे पता लगाओगे? किसी पर उसका खर्चा ज्यादा होगा, किसी पर उसका कम होगा। पता तो वो भी लगाया जा सकता है, मैं ये बात मना नहीं करूंगा। कई बच्चे कहते हैं सर पता तो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। एक होता है आसानी से, इजीली। एक अच्छा, अब मेरी कितनी क्लासेस लगी? मैंने बोला 70 लगी। ईशान ने काउंट की हुई थी, बोला सर 70 नहीं 72 लगी। एक क्लास आप भूल गए 2 घंटे की, दो क्लासेस भूल गया। मैंने कहा हाँ यार ये तो भूल गया। लेकिन जो इनडायरेक्ट है, मैं बोल दूंगा भाई तुम्हारे ऊपर मेरा इनडायरेक्ट लेबर का स्टाफ का खर्चा 1000 रुपये आता है, तो आप चैलेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते। मेरी बात सच्ची? अब मैं कहूंगा मैं आपके ऊपर भाई 600 रुपए की बुक का खर्चा आता है, आप बुक देख लो कि हाँ यार 600 रुपए की है, आता है, सर सही कह रहे। अब मैं कहूँ आपके ऊपर 300 रुपए स्टेशनरी खर्च हो जाती है मेरी, आपको सर मेरे ऊपर कब खर्च किया? मैं तो कभी ली नहीं कोई स्टेशनरी आपसे, कोई कागज भी नहीं आपने मुझे लिख के दिया। मैं वो बड़ा औरों पे हो जाता है, तो बड़ा मुश्किल है ना उसको जस्टिफाई करना। आया एग्जाम्पल समझ? तो मेरी जो कॉस्ट है पढ़ाने वाली, वो डायरेक्ट लेबर हो जाएगी, और बाकी स्टाफ क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट लेबर। कैसा लग रहा है? तो प्राइम कॉस्ट जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है बेटे, इसमें 3 चीजें आती हैं। एक आता है डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, और एक आता है डायरेक्ट वेजेस यानी डायरेक्ट लेबर, और तीसरा अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हो। ऑल्दो हमारे पास एक्सपेंस का कोई कोचिंग में एग्जांपल नहीं है, पर वो हो सकता है। आइए मैं बताऊं वो एक्सपेंस क्या हो सकता है। सुनिए, मैं आपको ना वेबसाइट पे कोई चीज प्रोवाइड कराता हूं, वेबसाइट पे कोई चीज प्रोवाइड करता हूं। मैंने कंपनी से टाई अप किया हुआ है, मैं कभी हर बच्चे को ये फैसिलिटी देनी है। उन्होंने कभी हम हर बच्चे को एक पासवर्ड देंगे। बेटे सुन रहे हैं ना, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। हर बच्चे को एक पासवर्ड देंगे और पर बच्चा आपसे 300 रुपए लेंगे। तो मैं आप 600 की आपको बुक देता हूं, अपने लेक्चर लगाता हूं, उसकी कॉस्ट हो गई, और 300 रुपए में आपको एक इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूं। मैं उसमें कुछ नहीं करता, मैं उस कंपनी को 300 रुपए देता हूं, वो आपको सपोर्ट देती है। तो ये 300 एग्जाम्पल किसका हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंस। बताइए बढ़िया लगा कि? और मैं कभी भी कह सकता हूँ बेटा 300 रुपए तो मेरे आपके ऊपर इंटरनेट पे भी खर्च होते हैं, वो कंपनी में से लेती है। आपको ये जो इंटरनेट पे आप मेरी वीडियोस देखते हैं रिकॉर्डेड, उसके वो 300 रुपए लेती है। तो इजीली पता लगा पाया ना। तो ये क्या हो गया? इसके अलावा बेटा जितने खर्चे होते हैं, यानी अगर वो मटेरियल है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल। दिमाग लगाइए। लेबर है तो उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट लेबर। और अगर एक्सपेंस है तो क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो जो इनडायरेक्ट खर्चा है जिसका आप आसानी से पता नहीं लगा सकते, वो सारा किस में चला जाता है? ओवरहेड्स में।
अगर आप ओवरहेड का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे ना तो इसका मतलब ही ये होता है ऊपरी खर्च। ओवर क्या होता है? ऊपर। ओवरहेड मतलब ऊपर से होने वाला खर्चा, मेन खर्चा प्लस ऊपर से होने वाला खर्चा। जब आप यहां पढ़ने आते हैं तो आपको मेन खर्चे हमारे दिखाई देते हैं। क्या सर कितनी क्लासेस ले रहे हैं, क्या सर कितनी बुक्स दे रहे हैं। इसके अलावा मैं आता हूँ गाड़ी पे, आपको तो पता भी नहीं मैं पेट्रोल खर्च के आता हूँ, डीजल खर्च के आता हूँ, मेट्रो से आता हूँ या पैदल ही चला आता हूँ। आपको तो पता नहीं मेरा कितना खर्चा हुआ आपकी इस क्लास लेने पे, तो वो हिसाब लगाना भी थोड़ा मुश्किल है। वो फिर क्या हो गया? इनडायरेक्ट। कभी हो सकता है मैं पास से आया हूं 100 रुपए लगे हो, कभी हो सकता है बड़ी दूर से आया हूं 1000 रुपए लगे हो। तो जो ऊपर के खर्चे होते हैं ना उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। आपको एक और बढ़िया एग्जांपल देता हूं, इनडायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट मटेरियल, मजा आ जाएगा। आप कभी पिज्जा हट गए, आपने पिज्जा खाया होता है, उसके बाद सॉस रखी होती केचप, ठीक है, आप पिज्जा रख दिया, अब वैसे उसमें दे दबा के, मैंने देखा कई लोग जो होते हैं ना केचप की बोतल एक हाथ में, पिज्जा एक हाथ में, वैसे पहले पिज्जा पे डाली, खाई, फिर भी मन नहीं भरा, मुंह में बाइट ली और सॉस, ये सही। आधे पिज्जा में पूरी बोतल खत्म, उससे कहा भाई साहब सॉस और दे दो, उसने और सॉस दे दी, आपने वो सॉस फिर दबाई, खाई, अब 3 बोतल खत्म कर दी। वो कुछ नहीं कहेगा, चुपचाप मन में गालियां देता रहे पर चुपचाप बोतल देता रहेगा, क्योंकि वो क्या है? ओवरहेड है। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है वो सॉस की बोतल को हाथ ही नहीं लगा रहा। अब कोई बंदा पूछे भाई एक बंदे पे सॉस का क्या खर्चा आता है, मैं बोलूं भाई साहब बड़ा मुश्किल है बताना, कोई ज्यादा खाता है कोई कम खाता है, ये तो ऊपर के खर्चों में आ जाता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, जो पिज्जा है उसमें जैसे 6 पीसेज है, आपको बड़ा अच्छा लगा, आपने कहा 2 और ले आ, किसी ने एक्स्ट्रा ले आ, भाई साहब एक्स्ट्रा नहीं होता, एक पिज्जा और ले लो, उसके पैसे लगेंगे। लेकिन सॉस अगर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा डाल दे तो वो ये नहीं कहेगा पैसे लगेंगे, आपको वैसे थोड़ा नमक डालना है 10 रुपए लगेंगे, कभी नहीं कहेगा। आपको वैसे आधा पिज्जा और चाहिए, सर पैसे लगेंगे। तो पिज्जा में लगने वाला चीज, टोमेटोज, मशरूम, वो मोटे मोटे क्या हो गए? डायरेक्ट। लेकिन ऊपर से सपोर्टिंग सॉस क्या हो गया? इनडायरेक्ट। पर केचप हर जगह इनडायरेक्ट नहीं है। मुझे याद है हम लोग स्विट्जरलैंड में घूम रहे थे, तो मैडम ने बोला आप मुझे बर्गर नहीं खिला रहे हो, मैंने बर्गर ले आता हूँ। तो यहाँ पर ना मैकडोनल्ड चलता है ना, वहाँ मैकडोनल्ड और किंग्स है मेरा ख्याल, किंग्स 2 चलते हैं, किंग्स ज्यादा बड़ा है। अब मैं किंग्स से बर्गर लेके आया, अब मेरा ख्याल वो 10 यूरो का बर्गर था, 10 यूरो का मतलब 175 के आसपास चल रहा था, 750 का बर्गर हो गया। मैं बर्गर लेके आया, बर्गर देखा मैडम ने छोटा, ये तो बहुत छोटा है, मैंने कहा एक और ले आएंगे उसमें, क्या छोटा है तो क्या है, कितने का है? मैंने बोला 10 यूरो का। 10 यूरो का? ये तो इंडिया में 25 रुपए का मिलता है। वो यहाँ तो 10 यूरो का ही है। ओह आप तो केचप भी नहीं लाए, मैंने कहा ले आता हूँ, वो 80 सेंट की है, मतलब वहां पे केचप के साथ नहीं मिलती, मतलब 80 सेंट डालेंगे तो बटन दबाएंगे तो नीचे से केचप निकलाता है, एक जैसे आपको मैकडोनल्ड्स में मिलती है ना स्ट्रिप, ऐसी स्ट्रिप निकलाती है, पर वो पेड है। कितने की? 80 सेंट। 80 सेंट कितने के हो गए? 60 रुपए के। 75 रुपए का अगर चल रहा है यूरो, तो 80 सेंट हो गए आपके 60 रुपए के। तो 60 रुपए की वो सिर्फ छोटी सी पाउच, यहाँ तो अपना 2 बर्गर आ जाते हैं। वो क्या नाम है, कितने सेंट की बताया मैंने आपको? 80 सेंट के। मैं ले आता हूँ 80 सेंट के, सॉस नहीं चाहिए मुझे। तो देखो फर्क नहीं पड़ा, जो चीज डायरेक्ट है जब आप उसका पे कर रहे तो आप सोच रहे हैं मैं उसको यूज करूँ ना करूँ, और यही इनडायरेक्ट होती 5 ले आना कम पड़ती है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट खर्चा ना कोई व्यक्ति ज्यादा यूज करता है, कोई कम। अब मैं और ये बच्चा पिज्जा खाने गए तो हम दोनों सेम पिज्जा लेंगे तो हम दोनों पेमेंट उतना ही करेंगे और वही पिज्जा खाएंगे। लेकिन हो सकता है मैं बहुत केचप खा रहा हूं या मैं केचप नहीं खा रहा हूं और हमारा दूसरा व्यक्ति जो है केचप पे केचप, देख केचप पे केचप चल रही है उसकी, तो केचप की कॉस्ट क्या होगी? इनडायरेक्ट। यानी इनडायरेक्ट वो है जो ऊपर से होने वाले खर्चे। मेरी बात समझे आप? तो बहुत सारी बातें होती हैं जिसको देखना पड़ता है, इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है। जहां आपको मान लो मैकडोनल्ड्स में रूल है, एक बर्गर के साथ एक स्ट्रिप, दूसरी स्ट्रिप लेनी तो भाई साहब पैसे लगेंगे, तो अब केचप क्या हो जाएगी? डायरेक्ट। दिमाग लगाओ, अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, एक बर्गर के साथ एक स्ट्रिप, तो वो डायरेक्ट हो गई। अब ऐसी में बुक्स हर बच्चे को एक देता हूं तो वो डायरेक्ट है। अब मैंने बुक्स रखवा दी, जिसको मर्जी ले जाएगा भाई साहब, नहीं पढ़ना तो भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब बुक्स क्या हो जाएगी? इनडायरेक्ट। तो बाल जितना फर्क हो गया ना, मेरी बात समझिए। एक बारी मैं एक व्यक्ति के पास बैठा हुआ था, मैंने मुझसे पूछा चेक करने के लिए कि शर्ट में जो बटन लगे होते हैं डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट?
बोला जी इनडायरेक्ट है। मैंने कहा नहीं, ये आज के जमाने में डायरेक्ट है। मैंने जब आपका जमाना था तब ये इनडायरेक्ट थे, वो मेरे से भी थोड़ा बड़े थे उम्र में। मैंने क्योंकि हमारे जमाने में जब बहुत पहले चले जाओ तो बटन्स की ना क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो जैसे हम टेलर को बटन दे देंगे ना 100 बटन का पैकेट, तो उसमें कभी तो वो 6 शर्ट बना देगा, कभी 4। वो लगाते लगाते क्या होता था, टूट जाते थे, निकलते ही टूटे थे। क्योंकि आज आप देखेंगे बटन की क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट आने लगी। मैकेनाइजेशन यही मॉडर्न टाइम्स का है। तो अगर एक बटन, एक पैकेट के अंदर 100 बटन है और एक शर्ट में कुल मिला के 10 बटन लगते हैं, तो आप नोट करेंगे आजकल एक पैकेट के अंदर 10 शर्ट ही हर बार बनेगी, क्योंकि ना कोई बटन खराब होगा और ना कोई हिसाब है। तो अब ये इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है ना। मान लो बटन का पैकेट जो है वो 300 रुपए का है, हर शर्ट में कितने बटन लगते हैं, 10। एक पैकेट में कितनी शर्ट बनती है, 30। तो पर शर्ट बटन का खर्चा क्या हो गया, सॉरी 10 शर्ट बनी ना, एक बटन, एक 100 बटन का पैकेट है, एक शर्ट में 10 बटन लगते हैं, तो एक पैकेट में 10 शर्ट्स बनी, और पैकेट कितने का आता है, 300 का। तो पर शर्ट खर्चा क्या हो गया, 30 रुपए। इजिली आइडेंटिफाइबल हो गया। तो ये आज के हिसाब से क्या हो गया, डायरेक्ट। तो आपको मेरी बात समझ में आई। तो समय अनुसार ऐसी चीजें जो किसी जमाने में क्या थी इनडायरेक्ट, वो आज क्या हो सकती है, डायरेक्ट। अब धागा है, शर्ट में धागा है। पहले क्या होता था, टेलर शर्ट बनाते थे मैनुअली, आपको पता होगा। तो शर्ट स्टिच करते थे ना, तो स्टिचिंग सही नहीं आती थी, फिर वो उसको उधेड़ देते थे, फिर से स्टिच करते थे, ठीक नहीं है, फिर उधेड़ते थे, फिर से स्टिच करते थे। लड़कियां जो अपने सूट स्टिच कराती हैं, कई बार देखना जब नया सूट सिल के आता है तो उसमें छेद हुए पड़े होते हैं, वो उसने एक्चुअली गलत स्टिचिंग कर दी होती है, वो धागा हटा के फिर से स्टिच करता है, वो धुलने के बाद छेद भर जाते हैं। लेकिन जो मशीनों पे शर्ट बन रही है आजकल, उसमें तो ऐसा कोई पंगा है ही नहीं। क्यों? ये तो रील मशीन पे चढ़ी होती है, आदमी ने काम करना नहीं, मशीन कपड़ा उठाती है, अपने हिसाब से सेट करती है और एक ही बार में स्टिच कर देती है। अब भले रील बहुत सस्ती होती है, मान लो एक रील 20 रुपए की है और उसमें 2 शर्ट बनती है, तो हर बार एक रील में कितनी शर्ट बनेगी, 2। तो इसका मतलब रील की कॉस्ट पर शर्ट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, वो क्या होगी, 10 रुपए। तो बेटे ये भी क्या हो गया, डायरेक्ट। कई लोग सोचते हैं जो मेन मोटा खर्चा होता है ना, जो इंपॉर्टेंट खर्चा होता है, वो डायरेक्ट है। जैसे कपड़ा डायरेक्ट, अभी कपड़ा ज्यादा लगता है, 800 रुपए का कपड़ा लगता है, धागा क्या है 10 रुपए का लगता है, इनडायरेक्ट। यह कम ज्यादा की बात नहीं है, जो बिना मेहनत के, मेरी बात सुने, आसानी से आप पर यूनिट बता सके, बेटे वो डायरेक्ट। इसलिए जोर किस चीज पे है, वैल्यू पे नहीं है, जोर किस चीज पे है, इजीली आइडेंटिफाइबल। बताइए आनंद आया कि नहीं है? अब यहां पानी पड़ा होता है, आप आते हैं, पीते हैं, अपना चले जाते हैं। अब पानी क्या हो गया बेटा, इनडायरेक्ट मटेरियल। अब एक बच्चे पे कितना पानी खर्च हुआ, मैं कैसे बता सकता हूं? आशीष पीता ही नहीं पानी, भाई साहब ये पानी बेकार है, आरओ वाला नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। ईशान है भाई साहब, उसको बड़ा पसंद है, वो पानी घर में भर के ले जाता, आता है, एक बोतल पीता है, 3 घर के लिए ले जाता है। एग्जाम्पल है। तो अब ये क्या हो जाएगा, फिर मैं तो हिसाब नहीं लगा सकता। अब मैंने सिस्टम चेंज कर दिया। मैंने कहा जैसे ही बच्चा एंट्री मारे, आप एक बिस्लरी की बोतल हर बच्चे को दो। अब हर क्लास में आपको एक बोतल बिस्लरी की मिल जाती है, आप भले पिए, नहाए या फेंके, एक बोतल बिस्लरी की मिल जाती है। अब आप यहां मेरे पास कॉस्टिंग के लिए 100 लेक्चर अटेंड करते हैं, तो मेरी हर बच्चे पे कितनी पानी लग गया, 100 बोतल। अब बेटे ये क्या हो गया, डायरेक्ट। क्योंकि अब ये क्या हो गया, इजी आइडेंटिफिकेशन। आप देखिए मैंने कितने बढ़िया और परफेक्ट एग्जांपल आपको बताए हैं, मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्योंकि ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट का तो बड़ा ही कंफ्यूजन है। तो ओवरहेड क्या कहते हैं, ऊपर से होने वाला खर्चा। इसका मैं बड़ा एक और एग्जांपल देता हूं। आपने कभी भल्ले खाए, भल्ले, दही भल्ले? तो आप दही भल्ले खाएं, अब भल्ले वाले के पास जाए आपके कि वैसे थोड़ा नमक डाल देना, वो डाल देगा, कुछ नहीं कहेगा। अब वैसे थोड़ा मिर्च डाल देना, वो डाल देगा, कुछ नहीं कहेगा। कभी आप ट्राई करना ये कह के वैसे थोड़ा भल्ला डाल देना, फिर उसका चेहरा देखना कैसे चेहरा बनाएगा, भल्ला डाल। क्योंकि भल्ला क्या है, डायरेक्ट, और नमक मिर्च वो क्या है, इनडायरेक्ट। उसका कोई हिसाब नहीं, कोई कम ले लेता, कोई ज्यादा। अब भल्ले वाले के पास जाएंगे, कई बार आप सुनेंगे लोग कह रहे थे भाई साहब नमक कम डालना, वैसे ऐसा करो मिर्च डालो ही मत आप हमारे भल्ले में। कभी किसी को तो सुना कहते कि वो कह रहा भाई साहब 2 प्लेट भल्ले बनाना, ऐसा करता भल्ला मत डालना, भल्ले की प्लेट बनाओ, उसमें भल्ला मत डालो, ऐसा कहेगा कोई? क्योंकि वो क्या है, डायरेक्ट। डायरेक्ट चीज तो इजीली आइडेंटिफाइबल है। उल्टा आप देखते हो भैया 2 भल्ले डालने तो 2 ही डालने होने चाहिए, ये नहीं किसी में 1 डाल दिया, किसी में 4 डाल दिया। आपने देखा होगा भल्ले काउंट करके डालते हैं।
अब तो मेरे ख्याल काफी क्लियर हो गया। जो चीज आप इजीली पता लगा सके वो क्या होता है आपका डायरेक्ट, और जिस चीज को आप इजीली पता ना लगा सके वो क्या होता है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट जो चीज है ना वो अलग है। थोड़ा सा एक डायग्राम और दिखाता हूं, इससे आपको और अच्छा ज्ञान मिलेगा। यहां मैं ये कह रहा हूं कि हम कॉस्ट के दो टुकड़े कर देते हैं, एक प्राइम कॉस्ट, एक ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट होगी आपकी मेन कॉस्ट और ओवरहेड्स हो गया ऊपर से होने वाला खर्चा। फिर प्राइम कॉस्ट के आप दो टुकड़े कर देते हैं, दो नहीं तीन कह दीजिए, ज्यादा पॉपुलर। दो मेन होते हैं, तीसरा कभी होता है कभी नहीं होता। पहला डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा डायरेक्ट लेबर, तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंस। अब जो ओवरहेड होता है ना उसका पहले आप फंक्शनल क्लासिफिकेशन करते हो। क्या करते हो? फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है आप ये देखते हो ये खर्चे कहां हो रहे हैं। क्या देखते हो? ये खर्चे कहां हो रहे हैं। अगर ये खर्चे फैक्ट्री में हो रहे हैं तो इसको आप क्या कहते हो? फैक्ट्री ओवरहेड्स। अगर ये खर्चे ऑफिस में हो रहे हैं तो आप इसको क्या कहते हो? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। और अगर ये खर्चे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है तो फिर आप इसको क्या कहते हो? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। फिर हर ओवरहेड के वही तीन खर्चों में जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जो स्टेशनरी यूज होती है फैक्ट्री के अंदर वो हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड। जो ऑफिस के अंदर यूज होगी इनडायरेक्ट मटेरियल, ऑफिस ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। जो सेल्स डिपो में यूज होगी इनडायरेक्ट मटेरियल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। जो पीएन फैक्ट्री में काम करता है इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स। जो पीएन ऑफिस का है इनडायरेक्ट लेबर, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। जो पीएन सेल्स डिपो में काम करता है इनडायरेक्ट लेबर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इसी तरह रेंट ले लीजिए, फैक्ट्री का रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऑफिस का रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। सेल्स डिपो का रेंट या डिस्ट्रीब्यूशन के जो गोडाउन्स होते हैं उनका किराया रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन है जिसमें हम अपने ओवरहेड्स को तीन फंक्शंस में बांट देते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। उनका बाकी क्लासिफिकेशन सेम ही है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो कुल मिलाके ये हमारी सारा कॉस्ट का डिवीजन है जो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और मैंने पूरी कोशिश की आपको क्लियर हो। तो ये हमने इसकी थ्योरी लिख दी है और ये मैंने आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कराया। इसको आप अच्छे से समझें और लिखें, फिर बात करते हैं। देखिए बेटे अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बजट की। तो टाइप्स ऑफ बजट, देखिए मैंने आपके सामने जो इस वक्त स्लाइड रखी है ये आपको पूरा ज्ञान देगी, आप ध्यान से सुने। सबसे पहला बजट जो हमारा बनता है वो होता है सेल्स बजट, फर्स्ट बजट। सबसे पहले कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए आपने कितना माल बेचना है। एक बारी आपने सेल्स बजट तैयार कर लिया, उस सेल्स को ध्यान में रखते हुए आप नेक्स्ट बजट बनाते हैं प्रोडक्शन बजट। यानी इन सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए आप कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करें। क्योंकि जब आप प्रोडक्शन करते हैं ना तो आप थोड़ा ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं ताकि स्टॉक में भी सामान रहे। ये नहीं होता कि जितना बिकेगा उतना ही प्रोड्यूस करें, थोड़ा ज्यादा रखते हैं। आपने पता नहीं इसको कहते हैं ना शोरूम में भी सजा रहता है सामान। तो प्रोडक्शन का अपना एक प्लान होता है जिसमें हम स्टॉक कितना मेंटेन करना है इस बात पर ध्यान देते हैं। एक बार आपका प्रोडक्शन बजट तैयार हो गया, फिर इसमें से आप बजट निकालेंगे मटेरियल रिक्वायरमेंट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने सोचा मैं 1 लाख कार बनाऊंगा। देखिए अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो बच्चे प्यारे हैं, न्यारे हैं, समझदार हैं वो फट से आंसर देंगे, और जो बच्चे ज्यादा प्यारे हैं, ज्यादा समझदार हैं वो आराम से सोचते रहेंगे। ये तो देखना पड़ेगा कौन ज्यादा समझदार है। मैं पूछ रहा हूं कि मैंने सोचा मैं 1 लाख कार बना के बेचूंगा, मेरे को ये बताइए मेरे कितने टायर्स कंज्यूम हो जाएंगे फटाफट।
4 लाख। वेरी गुड। किस किस बच्चे ने 4 लाख बताया? वेरी गुड। इन सब का गलत है। 5 लाख टायर लगेंगे। एक स्टेपनी में भी तो लगेगा। दिस शोज दैट यू आर नॉट ए गुड मैनेजर। आप क्या करते हैं, जरा सुनिए। आप अपना 4 लाख टायर के हिसाब से बजट बना लेते और हर कार में कितने टायर लगते? 5 में 4 तो फिक्स हो जाते, एक स्टेपनी में डलता है। जब ये 5 से डिवाइड होता और कार कितनी बनती? 80,000। आप तो पागल हो जाते भाई साहब, 4 टायर चोरी हो गए। टायर चोरी हो गए। 1 लाख कारों के लिए टायर आए थे, ये तो 80,000 कारें बनी है, बाकी टायर चोरी हो गए। ये एक ऐसा प्रश्न है बड़ा सिंपल, जिसमें हर बच्चा गलती करता है। तो हमें पता होना चाहिए। समझे नहीं होगे अब आप कितनी जरूरी है प्लानिंग। एक बार सोचिए, आपने अपना 1 लाख टायर का ऑर्डर दे दिया बेध्यानी में। वैसे 1 लाख टायर बनाने, 1 लाख गाड़ी बनानी, ठीक है, 4 लाख टायर का ऑर्डर दे दिया। अब 4 लाख टायर का आपने ऑर्डर दे दिया और जब वो आ गए, बाकी ऑर्डर का अरेंजमेंट नहीं किया, उसमें गाड़ियां कितनी बनी? 80,000। फिर आप कंफ्यूज हो रहे यार, ये क्या करें। तो ये है बजट का इंपॉर्टेंस। तो आपको मटेरियल रिक्वायरमेंट समझ में आ गया। फिर उसको आप जब मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट तैयार कर लेंगे तो फिर अगला बजट तैयार करेंगे मटेरियल परचेज बजट, कि कब कब कितना कितना सामान खरीदना है। इसी तरह जब प्रोडक्शन बजट तय हो जाता है तो आप तैयार करते हैं लेबर रिक्वायरमेंट बजट, यानी उस प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए हमें कितनी लेबर की आवश्यकता पड़ेगी। ये कहलाता है लेबर रिक्वायरमेंट बजट। और एक बार लेबर रिक्वायरमेंट बजट तैयार हो जाता है, फिर मैन पावर रिक्वायरमेंट बजट करो। मतलब लेबर रिक्वायरमेंट बजट होता है कितने घंटों का काम चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मुझे एक कैलकुलेटर बनना, एक टेबल बनानी है आज एक दिन में बनानी है। मैंने मिस्त्री से पूछा भाई कितने घंटे का काम लगेगा। मिस्त्री ने कहा भाई एक टेबल बनाने के लिए हमें 24 घंटे का काम करना पड़ेगा। मैंने कहा एक वर्कर कितना काम करता है एक दिन के अंदर? बोला सर 8 घंटे। तो इसका मतलब मुझे अगर एक दिन में वो टेबल बनवानी है तो 3 वर्कर रखने पड़ेंगे, क्योंकि 24 घंटे की मेहनत से वो टेबल बनेगी और एक दिन में एक वर्कर 8 घंटे काम करता है, तो मुझे 3 वर्कर चाहिए। जब मैंने कहा मुझे 24 घंटे का काम कराना है, तो ये क्या हो गया आपका लेबर रिक्वायरमेंट बजट। जब मैंने आपसे कहा मुझे 3 आदमी चाहिए, तो ये क्या हो गया मैन पावर। दोनों में फर्क समझ आया बेटे? फिर तीसरा बजट जो हम बनाते हैं वो कहलाता है एक्सपेंस बजट। कितना एक्सपेंस होगा, क्योंकि एक्सपेंस आपको पता होगा 2 तरीके होते हैं, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। जब ये सारे बजट आपके तैयार हो जाते हैं, फिर इसमें से आप 3 तरह के बजट डिराइव कर लेते हैं। एक होता है आपका कैश बजट, जो ये बताता है अभी कैश कहां कहां से आएगा और कहां कहां जाएगा। दूसरा हो जाता है मास्टर बजट, जो सब बजट्स का कॉम्बिनेशन। तीसरा हो जाता है एक फ्लेक्सिबल बजट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे इंपॉर्टेंट वो है फ्लेक्सिबल बजट। इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट लेवल्स पे प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हैं। मतलब जैसे मैंने कहा कि अगर मैं 80,000 टीवी बेचूंगा तो मेरा क्या प्रॉफिट होगा, अगर मैं 90,000 टीवी बेचूंगा तो मेरा क्या प्रॉफिट होगा। फ्लेक्सिबल हो गया ना। और अगर 1 लाख टीवी बेचूंगा तो मेरा क्या प्रॉफिट होगा। मतलब मैं एक बजट से नाना प्रकार के बजट बना सकता हूं, तो उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। तो ये देखिए डिफरेंट टाइप्स के बजट्स हैं जो हमने सीखने हैं। बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब हम सबसे पहले सेल्स बजट की चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सेल्स बजट हमारा फर्स्ट बजट होता है। ये वो बजट है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले बनाना होता है। सेल्स बजट बेटा सबसे कॉम्प्लेक्स बजट है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ये तो प्योर एस्टिमेशन है, प्योर एस्टिमेशन है, अंदाजा है। कैसे पता लगा लो भाई इस साल आप कितना माल बेचोगे? तो फॉर्मूला थोड़ी है कि कैलकुलेटर में डाला और आंसर आ गया। इतनी सारी बातें होती हैं जिस पे बजट डिपेंड करेगा। इसके लिए हमें ना बेसिकली क्या होता है, सर्वेज वगैरह पे जोर देना पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं किन किन बातों पे हम कंज्यूमर का सर्वे कराते हैं। कई बार आपने देखा होगा आपके घर में सेल्समैन आ जाता है, सेल्स लेडी आ जाती है, सर आप कौन सा साबुन यूज करते हैं, कौन सा शैम्पू यूज करते हैं, इस तरह की बातें डेटा इकट्ठा करते हैं। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हमें कंज्यूमर सर्वे से पता चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड
कम होगी या ज्यादा। फिर डीलर होते हैं जो हमारा माल बेचते हैं, वो भी कंज्यूमर के कांटेक्ट में होते हैं, उनको भी पता होता है कि कंज्यूमर का क्या टेस्ट है। आजकल अब मोबाइल डीलर है, आजकल जिस मोबाइल डीलर पर भाई साहब कौन सा मोबाइल ज्यादा बेच रहा है, स्मार्टफोन। आजकल सब लोग एंड्रॉयड मांग रहे हैं जी, आईफोन भी डिमांड में है लेकिन महंगा है, लेकिन एंड्रॉयड ज्यादा डिमांड में, क्योंकि वो 5,000 का भी आता है और 50,000 का भी आता है। सबसे पॉपुलर स्मार्टफोन, आप पता करके देखो, मैं यहाँ बैठे बैठे बता रहा हूँ। डीलर, क्योंकि डीलर भी कंज्यूमर के टच में होता है। इसके बाद सेल्समैन ओपिनियन, जो डीलर के शॉप में सेल्समैन काम कर रहे होते हैं ना, उनको भी अंदाजा होता है कि कौन सा बजट जो है, मतलब कितनी सेल होने का हमारे को चांस है। वो भी इस चीज को जानते हैं कि हमारी कितनी सेल होगी। कौन लोग? जो आपके सेल्समैन होते हैं, उनको भी आइडिया होता है, वो भी बता देंगे भाई कितना। इन सबका ओपिनियन लेना पड़ता है, क्योंकि आप सबके गैसवर्क से ही पता लगा पाएंगे कि कितना आपका इस साल सेल होगा। इसके अलावा मार्केट ट्रेंड, पीछे आपने देखा पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, तो सारी कंपनीज ने सर्वे करके मार्केट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए यह फोरकास्ट किया कि डीजल की कार्स ज्यादा बिकेंगी, पेट्रोल की कार्स कम। सबने अपनी डीजल कार फैसिलिटीज बढ़ा ली, पेट्रोल कार्स कम कर दी। ये मार्केट ट्रेंड। लॉन्ग रन में इंडिया में लगता है डीजल सस्ता ही रहेगा, तो लोग डीजल कार पे ज्यादा तवज्जो देंगे। ये मार्केट ट्रेंड। जैसे स्मार्टफोन मार्केट ट्रेंड है। फिर इसके अलावा रिपोर्ट्स गवर्नमेंट की होती है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि हमारा ग्रोथ रेट कम हो जाएगा, 5% के आसपास होगा, तो सब कंपनीज ने अपने सेल्स टारगेट्स लो डाउन कर दिए। क्यों सेल्स टारगेट लो डाउन कर दिए? क्योंकि कारों की सेल महंगी, इस तरह की लग्जरी आइटम्स तो नेशनल इनकम पे चलती है। जब इकॉनमी भाग रही होती है, तेजी में होती है, तो कारों की सेल बढ़ जाती है, मंदी होती है तो कारों की सेल कम हो जाती है। लोगों की कमाइयां ज्यादा होंगी तो उनका मन करेगा नई गाड़ी ले, नई गाड़ी ले। कमाई गिर जाएगी, ये गाड़ी भी तो ठीक है, इसमें क्या खराबी है, अच्छी तो चल रही है, गाड़ी में चलना ही तो होता है, उड़ थोड़ी जाएगी महंगी नई वाली गाड़ी। लोग इस तरह से बातें करते हैं, फैक्ट बता रहा हूं मैं। तो अपने आप सेल्स क्या हो जाती है डाउन। तो गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट्स आती है जीडीपी की, नेशनल एक्सपेंडिचर की, उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस भी हमको हेल्प करता है। जैसे एग्जांपल दूं, अगर आप ट्रेंड देखेंगे मोबाइल फोन्स के अंदर, पहले ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल फोन्स आए, फिर ट्रेंड क्या बना, ब्लैक एंड व्हाइट की सेल कम होती गई और कलर की सेल्स बढ़ती चली। फिर कलर्ड में भी वैरायटी हो गई, नॉर्मल फोन, स्मार्टफोन। अब क्या हो रहा है, ट्रेंड क्या है, नॉर्मल फोन्स की सेल कम होती जा रही, बिक रहे हैं पर उनका ट्रेंड डाउन है, और स्मार्टफोन्स का ट्रेंड अप है। तो कंपनीज क्या कर रही है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में जो प्लानिंग कर रही है, उसके हिसाब से वो फैक्ट्रियों को इस तरह से कन्वर्ट कर दी जा रही है कि नॉर्मल फोन कम बने और स्मार्टफोन ज्यादा। टीवीज में वो बड़े टीवी आते थे, अब वो भी अभी भी आते हैं, लेकिन उनकी सेल कम होती जा रही है, तो उनकी प्रोडक्शन भी क्या करते जा रहे हैं, वो कम। और एलईडी, एलसीडी, उनकी प्रोडक्शन क्या हो रही है, ज्यादा। फिर रिग्रेशन एनालिसिस होता है। ये जो मैंने 7वां और 8वां पॉइंट लिखा है, ये स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं। स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं जो पास्ट डेटा की मदद से थोड़ा कोशिश करते हैं ये प्रिडिक्ट करने की कि आने वाले वक्त में कितना माल बिकेगा। तो ये स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, ऑल्दो हम ये टूल्स नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए तो ये थ्योरेटिकल है। यानी हम थ्योरेटिकली ये कहेंगे कि सेल्स बजट जो है एक प्योर फोरकास्ट है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, और 90% 100% क्वेश्चंस के अंदर हमें एक क्वेश्चन में बता देगा कितनी सेल है, और उसके बाद के बजट हमने बना, क्योंकि इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं, इट इज अ प्योर फोरकास्ट। तो सेल्स बजट जो होता है प्योर फोरकास्ट होता है, जो आप फोरकास्ट करके तय करते हैं। एक बार आपको सेल्स पता चल जाए तो आप बाकी के सारे बजट बना सकते हैं। अगला बजट जो हम बनाते हैं वो होता है प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन क्या है, जो हमने प्रोड्यूस करना। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, देखिए, क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसको यूं समझिए, मैंने ये सोचा है कि एंड में मेरे पास 100 कारें खड़ी होनी चाहिए, और मैं ये सोच रहा हूं कि मैं 9000 कार्स बेचूंगा। तो मुझे टोटल कार्स कितनी चाहिए, 9100, 100 स्टॉक में रखने के लिए, क्लोजिंग स्टॉक के लिए, और 9000 बेचने के लिए। अभी मेरे पास 50 कारें पड़ी हुई है ओपनिंग स्टॉक,
तो इसका मतलब बेटे कॉमन सेंस लगाओ, मुझको 9050 कारें बनानी पड़ेंगी। क्यों? 100 रखने के लिए, 9000 बेचने के लिए, टोटल 9100 चाहिए, जिसमें से 50 मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है। तो बेटा मुझे 9050 कारें बनानी पड़ेगी। ये मेरा प्रोडक्शन बजट हो गया। एक बारी आपने प्रोडक्शन निकाल ली, तो अब नेक्स्ट बजट की तरफ बढ़ सकते हैं, जो है मटेरियल रिक्वायरमेंट या कंजम्पशन बजट। अब इसको यूं समझिए, इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्शन इनटू कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्शन इनटू पर यूनिट ऑफ कंजम्पशन। आइए सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि मैं 1 लाख कार बनाने का प्रोडक्शन प्लान कर रहा हूं, और एक कार में मेरे 5 टायर्स लगते हैं, 4 चलने वाले टायर्स, 1 स्टेपनी में। तो इसका मतलब मेरे 5 लाख टायर्स जो हैं वो कंज्यूम होंगे। ज्यादातर बच्चे 1 लाख को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। जब भी कार की बात आए तो 5 टायर एक कार में लगते हैं। BMW को छोड़ दीजिए, BMW वाले स्टेपनी नहीं देते, उसमें 4 ही लगते हैं। बाकी जितनी गाड़ियां आती हैं सब में 5 टायर होते हैं। तो कार के केस में आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया मटेरियल कंजम्पशन बजट। आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अगला बजट जो आता है वो हमारा है मटेरियल परचेज बजट। एक बार आपने कंजम्पशन निकाल ली, अब आप मटेरियल परचेज बजट बनाइए। आइए वो एग्जांपल लें। हमने कंजम्पशन कितनी सोची थी? 5 लाख। कैसे? 1 लाख हमने कार्स बनानी है, एक कार में 5 टायर लगते हैं, कंजम्पशन हो गई 5 लाख। इसके अलावा हम चाहते हैं हमारी प्रोडक्शन स्मूथ रहे, कभी कभी टायर अवेलेबल नहीं होते, इसलिए हम सोचते हैं कि 20,000 का हम क्लोजिंग स्टॉक रखेंगे टायर्स का अपने पास, ताकि दिक्कत के वक्त हमारा काम स्टॉप ना हो। तो अब हमें टोटल टायर्स कितने चाहिए? 20,000 स्टॉक में रखने के लिए, 5 लाख कार बनाने के लिए। अभी मैंने अपने मैनेजर से पूछा तो उसने बताया कि सर अभी हमारे पास 10,000 टायर्स पड़े हैं। अब दिमाग लगाने वाली बात है कि 10,000 टायर्स मेरे पास पड़े हैं, मुझको चाहिए 20 और 5 लाख, तो इसका मतलब मुझको जो खरीदने हैं वो 5,10,000 टायर खरीदने हैं। अब इस परचेज बजट को आप रुपीस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 5,10,000 आपने टायर खरीदने हैं, और एक टायर मान लो 2,000 का आता है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी टोटल परचेज इन रुपीस आ जाएगी, यानी कितने रुपए के आपको स्टॉक को खरीदना है। तो ये हो गया आपका मटेरियल परचेज बजट।